नमस्कार दोस्तों, परमा एजुकेशन की यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। आज की जो मैराथन क्लास सेकेंड पार्ट लिया जा रहा है, कल आप लोगों ने देखा कि जो से फर्स्ट पार्ट था उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे, लेकिन आज जो सेकेंड पार्ट लिया गया है इसमें से आप लोगों के कम से कम दो से तीन प्रश्न बनने वाले हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि दोनों फर्स्ट और सेकेंड मिला के 6 से 7 नंबर आप लोगों के यहाँ से बन सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी से पेन कापी उठाइए और सभी प्रश्नों को लिखते चलिए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने पहले क्लास की ओर चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए, आप लोगों को आगे बढ़ने से पहले एक बार कह देंगे कि जिन भाइयों ने सब्सक्राइब चैनल को नहीं किया है अभी तक, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करना न भूलें। जिन भाइयों ने अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग जुड़ सकें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले एक बात और बता दें कि आप लोगों के लिए लास्ट में एक प्रश्न रखा गया है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और बीच में एक प्रश्न आप लोगों से पूछा जाएगा जिसका आप लोगों को जवाब देना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। कापी कलम लेके बैठ जाइए। जिन भाइयों के पास कापी कलम इस समय मौजूद नहीं है तो वो स्क्रीनशॉट वीडियो का लेते चलेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए, उत्तर प्रदेश से ले लिया गया है प्रश्न। पहला कह रहा है कि उत्तर प्रदेश जो है कन्नौज जिला के इत्र के लिए मशहूर है। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक प्रश्न बन गया कि उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिला किस लिए मशहूर है, तो आप कहेंगे कि इत्र के लिए मशहूर है। ठीक है, यहाँ पे गुलाब के पंखुड़ियों से गुलाब जल बनाया जाता है, इत्र बनाया जाता है, इसलिए कन्नौज जो है इत्र नगरी कहा जाता है। अब देखिए एक प्रश्न यहाँ बना, दूसरा ये बनाया जाएगा कि कन्नौज किस लिए इत्र नगरी किसे कहा जाता है, तो आप कहेंगे कि कन्नौज। ठीक है, और जो कन्नौज है ये कहाँ स्थित है, तो आप कहेंगे कि उत्तर प्रदेश में। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक प्रश्न और है जो 2 से 3 बार पूछा जा चुका है कि डेरा गाजी नामक जगह पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, तो अगर प्रश्न पूछ दिया जाए कि डेरा गाजी नामक स्थान कहाँ पे स्थित है, तो आप कहेंगे कि पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2 प्रश्न यहाँ से बना, एक प्रश्न यहाँ से बना। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। अगला ये कह रहा है हमारा कि हरियाणा से लिया गया है कि सोहना गांव हरियाणा में स्थित है। यहाँ घर बनाने के लिए लोगों द्वारा आसपास की वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब देखिए ये पूछ दिया जाए कि एक प्रश्न यहाँ से बनता है कि सोहना गांव कहाँ स्थित है और किस लिए मशहूर है, तो आप कहेंगे कि सोहना गांव जो है हरियाणा में स्थित है। ये आसपास की वस्तुओं से, जो प्राकृतिक वस्तुएं होती हैं उनसे अपना मकान बनाते हैं, जैसे कूस कास हो गया, सरपत हो गया, पूस हो गया, पूस मिस होता है पोरा जो धान का होता है, उससे हो गया। और चलिए यहाँ पे 2 प्रश्न यहाँ बना और एक प्रश्न यहाँ से भी बनेगा कि प्याज के बीज बोने के कितने दिनों बाद पौधे निकल जाते हैं, तो आप कहेंगे कि 20 दिनों बाद। ठीक है, यहाँ पे लिखा है प्याज के बीज बोने के 20 दिनों बाद छोटे छोटे पौधे निकल जाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, आगे देखते हैं क्या कह रहा है अगला। और जिन भाई अभी से जुड़े हैं और सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे गुजरात से एक प्रश्न ले लिया गया है, देखते हैं गुजरात से क्या कह रहा है कि गीजू भाई बदेका गुजरात के रहने वाले थे। ये बच्चों के लिए मज़ेदार किस्से, कहानियाँ और पत्र लिखते थे। इनकी लिखी हुई पत्रों जो थी पर्यावरण और पक्षियों के बारे में थी। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 2 प्रश्न आप लोगों को बन जाएंगे। जो सीटेट में अगर बनाना चाहेगा, अगर देना चाहेगा तो 2 प्रश्न यहाँ से बनाएगा। पहला प्रश्न ये बनाएगा कि गीजू भाई बधेका कहाँ के रहने वाले थे, तो आप कहेंगे गीजू भाई बधेका जो थे ये गुजरात के रहने वाले थे। अब देखिए दूसरा प्रश्न क्या बनेगा कि गीजू भाई बधेका जो थे किस लिए मशहूर थे, तो आप कहेंगे कि गीजू भाई बधेका जो थे बच्चों के लिए मज़ेदार कहानियाँ बनाते थे। इनकी कहानी, अब देखिए तीसरा एक और बन गया यहाँ पे तीसरा कि इनकी कहानियाँ किससे आधारित थे, तो आप कहेंगे कि पर्यावरण से आधारित थे और पक्षियों के बारे में बताते थे। ठीक है, यहाँ पे देखिए 1 2 3 प्रश्न बना। ठीक है, एक बना गुजरात से रहने वाले हैं, दूसरा बना कहानियों के लिए जाने जाते थे, और पर्यावरण पे आधारित ये अपने पत्र लिखा करते थे। ठीक है, और चलिए यहाँ पे देखते हैं 1 29वां देखते हैं, कह रहा है कि मिट्टी में गोबर मिलाकर लीपने से मिट्टी में कीड़े नहीं लगते। ठीक है, अब देखिए प्रश्न क्या बनता है, हर बार प्रश्न बनता है ये कि गांव में गोबर लीपने की क्या प्रथा है, यानी गांव में गोबर जो लिपते हैं घर द्वार आंगन, उससे क्या फ़ायदा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एक प्रश्न बन गया कि आप उत्तर दे सकते हैं कि जो गाय के गोबर होते हैं लीपने से जो कीड़े होते हैं उस स्थान पे नहीं लगेंगे। ठीक है, 2 3 प्रश्न यहाँ, एक यहाँ, 4 प्रश्न आप लोगों के बन गए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्या कह रहा है। यहाँ देखिए चिड़ियों से भी ले लिया गया है, हर साल चिड़ियों से पूछता है, हर एक टॉपिक को उठाया गया है जो कि आपसे छूट ना सके। ठीक है, तो चलिए देख रहे हैं यहाँ पे क्या करा है कि कल चिड़िया जो होती है इसे अंग्रेजी में इंडियन रोबिन भी कहा जाता है। ठीक है, ये अपना घोंसला पत्थरों के बीचों बीच बनाती हैं तथा इसका घोंसला जो होता है बीचों बीच बना होता है। इसका घोंसला घास से बना होता है। ठीक है, इसके ऊपर जो पौधे की नाजुक टहनी टहनी होती है, जड़ होती हैं, ऊन होते हैं, बाल होते हैं और यहाँ पे एक गलत है, सब बिछा होता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये कल चिड़िया है। ठीक है,
कलचिड़िया, इसको बोलते हैं कलचिड़िया। इसे अंग्रेजी में इंडियन रोबिन भी कहा जाता है। अब देखिए इनकी जो घोंसला है हमने इसलिए आप लोगों को रखा है ताकि आप लोगों को याद रहे, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसके जो घोंसले में क्या है, जड़ है, ऊन है, बाल भी पाए जाते हैं, ठीक है, और नाजुक टहनियाँ भी हैं। यहाँ पे देखिए दूसरे वाले फिगर में कि नाजुक टहनियाँ है, और ये इंडियन रोबिन है, ठीक है, कलचिड़िया है, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों का प्रश्न बनेगा कि वो इंडियन रोबिन की विशेषता क्या होती है या कलचिड़िया की विशेषता क्या होती है, इनके घोंसले में क्या क्या पाया जाता है। तो आप कहेंगे कि इनके जो घोंसले होते हैं इसमें नाजुक टहनियाँ पाई जाती है, जड़ पाए जाते हैं, ऊन और बाल। अगर प्रश्न में ऊन और बाल दे दिया जाए तो आप समझ जाइएगा कि ये कलचिड़िया की विशेष बात कर रहा है, ठीक है। एक प्रश्न यहाँ से आपका बन गया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर लिखते चलिएगा, ठीक है। देख रहे हैं क्या कह रहा है यहाँ पे, दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा ये कह रहा है कि कौवा अपना घोंसला लोहे की तार तथा लकड़ी की शाखाओं जैसे चीज़ों से बनाता है। कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है, ठीक है। अगर प्रश्न में देखिए यहाँ पे दो प्रश्न आप लोगों को बनेगा, ठीक है। यहाँ पे पूछेगा, पहला ये पूछेगा कि कौवा जो होता है अपना घोंसला कहाँ बनाता है। तो आप कहेंगे कि जो कौवा होता है ये पेड़ की ऊंची डाल पे बनाता है, ठीक है। या फिर ऐसे भी पूछ सकता है कि पेड़ की ऊंची डाल पे कौन सा पक्षी अपना घोंसला बनाता है। तो आप कहेंगे कि कौवा, ठीक है, कौवा कहेंगे, ठीक है। अब ये भी पूछ सकता है कि कौवे के घोंसले में क्या क्या पाया जाता है, ठीक है। तो या उसका घोंसला किस किस वस्तुओं से बना होता है। तो आप कहेंगे कि कौवे की जो घोंसला होता है ये लोहे की तार से बना होता है, ठीक है, और इसमें विशेष प्रकार की लकड़ियाँ भी और लोहे के तार पाए जाते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक प्रश्न और जो छूटा था हमारा, टाइप करने में नहीं टाइप कर पाए, उसमें ये पूछ सकता है कि पेड़ की सबसे ऊंची डाल पे कौन बनाता है। तो आप कहेंगे, चलिए इस प्रश्न को आप ही बताइए कि पेड़ की सबसे ऊंची डाल पे घोंसला कौन सा पक्षी बनाता है, ठीक है। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए कि पेड़ की सबसे ऊंची डाल पे, सबसे ऊंची, ठीक है, सबसे ऊंची डाल पे कौन घोंसला बनाता है और पेड़ की ऊंची डाल पे कौन घोंसला बनाता है, ठीक है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। याद रखिएगा सभी लोग कमेंट एक बार करिए कि पेड़ की सबसे ऊंची डाल पे कौन घोंसला बनाता है और पेड़ की ऊंची डाल पे घोंसला कौन बनाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए दो समांतर हैं, पहला है ऊंची, ठीक है, सबसे ऊंची है, ठीक है, यहाँ पे ऊंची, और दूसरा है सबसे ऊंची, ठीक है, सबसे ऊंची, ठीक है। सबसे ऊंची डाल पे कौन घोंसला बनाता है और पेड़ की सबसे ऊंची डाल पे कौन घोंसला बनाता है और पेड़ की ऊंची डाल पे कौन घोंसला बनाता है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए आंसर इसका। चलिए शुरू करते हैं, अगला देखते हैं क्या कह रहा है। यहाँ पे देखिए एक विशेषता और भी है पक्षियों की, ठीक है। एक कोयल होती है, जो कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है, ठीक है। ये अपना अंडा कौवे के घोंसले में देती है। कौवा अपने अंडे के साथ कोयल की भी अंडे सेता है, ठीक है। ये देखिए कोयल है, ठीक है। कोयल जो होती है काली होती है, ठीक है, इसलिए कौवे और कोयल में समानता पाई जाती है, ठीक है। बस फर्क इतना होता है कि इनकी आवाज़ें जो होती हैं मधुर होती हैं, ठीक है, ठीक है। ये जो अब देखिए यहाँ से प्रश्न एक क्या बनेगा कि बताइए कि कौन सा पक्षी है जो अपना घोंसला नहीं बनाता है और अंडे अपने दूसरे के घोंसले में छोड़ देता है, ठीक है। तो आप कहेंगे कि कोयल, ठीक है। कोयल की विशेषता है कि ये अपना घोंसला नहीं बनाती है, ये दूसरे पक्षी यानी कौवे के घोंसले में अपना अंडा छोड़ देती है, ठीक है। और जो कौवा होता है ये अपने बच्चों के अंडे के साथ कोयल के भी अंडे को सेता है, ठीक है। तो चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। पक्षियों की बात करें तो फाख्ता को कैसे छोड़ सकते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे हर बार पूछता है कि फाख्ता पक्षी अपना घोंसला कैक्टस के कांटों के बीच तथा मेहंदी के मेड़ में बनाता है, ठीक है। अब देखिए फाख्ता जो पक्षी होता है ये जो होता है कैक्टस के कांटों में तथा मेहंदी के मेड़ पे बनाता है, ठीक है। अब प्रश्न में ये पूछेगा आपसे कि बताइए कि फाख्ता पक्षी की विशेषता क्या है, ये अपना घोंसला कहाँ बनाती है। तो आप कह सकते हैं कि जो फाख्ता पक्षी होता है ये अपना घोंसला जो होता है मेहंदी के मेड़ पे बनाता है, मेहंदी के, ठीक है। जो आप देखे होंगे कि जो कटीली होती हैं झाड़ियाँ, वही जो बीछे होते हैं उसमें एक फर लगा होता है, उसी के बीच में अपना बनाता है घोंसला, ठीक है। और ये मेहंदी, ठीक है, और कैक्टस के कांटों के बीच बनाता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए एक प्रश्न और यहाँ से बनता है कि गौरैया आमतौर पर घर में या आसपास कहीं भी घोंसला बना लेती हैं, अलमारी के पीछे, दरवाजे के पीछे इत्यादि जगहों पे बनाती है, ठीक है। अगर पूछ दिया जाए कि गौरैया अपना घोंसला कहाँ बनाती है तो आप कहेंगे कि ये आम तौर पे जो गौरैया होती है ये हमारे घरों के यानी हमारे आसपास ही अपना घोंसला बना के रहती हैं, ठीक है, या फिर अलमारी या दरवाजे के पीछे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्या कह रहा है। अगला ये हमारा कह रहा है कि कबूतर भी ऐसी ही जगहों पे घोंसला बनाती है जो पुराने मकानों या खंडहरों पे बनाती है,
जो अभी आपने देखा कि गौरैया जो होती थी हमारे आसपास बनाती हैं, लेकिन यहाँ इसकी कबूतर की विशेषता ये रहता है कि ये खंडहरों में अधिकतर बनाती हैं जहाँ मनुष्य नहीं रहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए बसंत गौरी, जो गौरी होती है बसंत गौरी पेड़ के तने में गहरा छेद छेद बनाकर अपने अंडे देती है, ठीक है। जो बसंत गौरी होती है पेड़ जो होता है उस पे अपना चोंच से छेद करके उसमें अंडा देती है, ठीक है। याद रखिएगा कि बसंत गौरी जो होती है ये पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे देती है, ठीक है। अब देखिए सभी पक्षियों को ले लिया गया, तो दार्जिन चिड़िया को कैसे भूल सकते हैं हम, ठीक है। दर्जिन चिड़िया को कैसे भूल सकते हैं, तो दर्जिन चिड़िया की विशेषता क्या है इसको भी देख लेते हैं कि दर्जिन चिड़िया अपनी चोंच से बच्चों को सी लेती है, ठीक है। इसके बीच से अंडा देती है तथा इसका घोंसला होता है, ठीक है। अब देखिए ये रही दर्जिन चिड़िया होती है। देखिए किस प्रकार से अपने अपने देखिए अपने अपने जो चोंच होते हैं उससे ये अपने घोंसले का निर्माण कर रही है, ये देखिए, ठीक है। और ये इतनी बारीकी से सीता है कि इतनी बारीकी से तो आप भी नहीं कपड़ों को सिल सकते हैं, ठीक है। और इसी में बारीकी से बनाकर इसी में दो मुंह होता है, इनकी जो जो स्थान होता है अंदर जाने की, ये दो तरीके से होते हैं, अंदर जाने की और बाहर आने की दो होते हैं, ठीक है। और इसी में अपने अंडे देते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखें अगला क्या कह रहा है हमारा। अब देखिए यहाँ पे बात कर रहा है कि नर बीवर पक्षी घोंसला बनाता है। जो बीवर था जो पक्षी होता है वो अपना घोंसला बनाता है, मादा बीवर उन घोंसलों को देखती है और उसमें सबसे अच्छा जो घोंसला लगता है उसमें अंडा देती है। आप देखे होंगे कि तरकुल जो होता है या फिर नदियों के किनारे जो टहनियाँ लटकी होती हैं, अधिकतर आप देखे होंगे ताड़ के पेड़ जो होते हैं, ताड़ के पेड़ जो होते हैं उस पर देखे होंगे कि आपको ढेर सारे घोंसले लटके होते हैं, ठीक है। अब उनकी विशेषता ये होती है उन घोंसलों की कि जो नर बीवर पक्षी होते हैं, जो जो नर होते हैं यानी जो आदमी होते हैं उसमें पक्षियों में, वो जो है घोंसला बनाते हैं, और जो मादा होती हैं उन घोंसलों में से चुनती है जो सबसे अच्छा लगता है उसी में अपना अंडा देती है, ठीक है। अब बात कर रहे हैं कि शक्कर खोरा, ठीक है। शक्कर खोरा होता क्या है, शक्कर खोरा ये पक्षी पेड़ की डाली पर अपना लटकता घोंसला बनाती है, ठीक है। लटकता हुआ घोंसला बनाती है, ठीक है। इसका घोंसला बाल बाल बारीक घास, पतली टहनियाँ और सूखे पत्ते, पेड़ की छाल और टुकड़े और कपड़े से बनी होती हैं, ठीक है। तो अब पूछा जाए कि शक्कर खोरा की विशेषता क्या होती है, एक प्रश्न बनेगा यहाँ से कि शक्कर खोरा कहाँ पे अपना जो घोंसला बनाती है, तो आप कहेंगे कि ये पेड़ की लटकती हुई टहनियाँ, जैसे ये पेड़ हो गया, आप देख लीजिए एक बना रहे हैं, ये पेड़ हो गया आपका, जो इनकी टहनियाँ होती हैं इस पे ये बनाती हैं, ठीक है। टहनियों के बीच में यहाँ पे बनाती हैं, ठीक है। तो इनकी विशेषता ये होती है कि इनके जो घोंसले होते हैं इसमें बाल होता है, बारीक घास होती है, पतली टहनियाँ होती हैं, सूखे पत्ते भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्या कह रहा है हमारा। अब देखिए यहाँ पे जीवो से आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, सांप की विशेषता क्या है। सांप के दांत नुकीले होते हैं, ये अपना शिकार चबाते नहीं बल्कि निगल जाते हैं। सांप की विशेषता ये होती है कि इनके जो दो दांत होते हैं, चार दांत होते हैं, याद रखिएगा, दो नीचे होते हैं और दो ऊपर होते हैं, ठीक है, सांप के, ठीक है। तो इनकी विशेषता ये होती है कि ये अपने भोजन को चबाते नहीं हैं, डायरेक्ट निगल जाते हैं, ठीक है। लेकिन एक विशेषता और है इनकी, अगर इनके ये कोई भी वस्तु या जीव को निगल जाते हैं तो अगर इनको छू दिया जाए तो ये अपने वस्तुओं को बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। जो खाए होते हैं उसे बाहर निकाल देते हैं, इसलिए ये जब खाते हैं तो ऐसे स्थान पे सुपुक बैठ जाते हैं या फिर दबक कर बैठ जाते हैं जहाँ मनुष्य से इनकी इनकी जो है भेंट न हो पाए, ठीक है। और अगर बात कर दिया जाए, प्रश्न में ये भी पूछ देता है कि जो किसान के मित्र कौन होते हैं, ठीक है। तो किसान के मित्र कौन होते हैं, ये कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे कि किसान के मित्र कौन होते हैं। पहला सांप, दूसरा जो होता है ये चूहा, तीसरा नेवला, चौथा इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो जल्दी से बताइए कि जो किसान होते हैं उनके मित्र कौन होते हैं। सांप होते हैं, चूहे होते हैं, नेवले होते हैं, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि किसान के मित्र कौन होते हैं। सांप होते हैं, चूहे होते हैं, नेवले होते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए कि किसान के मित्र कौन होते हैं। सांप होते हैं, चूहे होते हैं, नेवले होते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। तब तक आगे देखते हैं। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, दांतों को बराबर रखने के लिए हमेशा कुतरते रहते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ से प्रश्न क्या बनता है आप लोगों को, प्रश्न ये बनेगा कि गिलहरी की विशेषता क्या है। तो आप प्रश्न में ये ढूंढिएगा कि जो गिलहरी होते हैं इनके दांत जो होते हैं हमेशा बढ़ते रहते हैं और इनको बराबर रखने के लिए कुछ ना कुछ कुतरते रहते हैं, ठीक है। एक प्रश्न यहाँ से बना, दूसरा प्रश्न यहाँ से बनेगा कि सांप जो होते हैं अपने शिकार को कैसे खाते हैं। तो आप कहेंगे कि सांप जो होते हैं अपने अपने जो शिकार होते हैं उसे निगल जाते हैं,
ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आंसर जरूर बताइएगा कि किसान के मित्र कौन होते हैं। ठीक है, सभी लोग बताइए किसान के मित्र कौन होते हैं। सांप होते हैं, चूहे होते हैं, नेवले होते हैं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्या कह रहा है हमारा। अब कर्नाटक से प्रश्न ले लिया गया है। ठीक है, तो देख ले रहे हैं कर्नाटक की विशेषता क्या है। यहाँ पे देखिए भीमसंग ये बच्चों की पंचायत है। कर्नाटक के होल, ठीक है, होलगुंडी गांव का पानी की समस्या थी, संघ ने इस पानी की समस्या को दूर कर दिया। अब पूछ दिया जाए कि जो भीम संघ है ये किससे संबंधित है, तो आप कहेंगे कि बच्चों की पंचायत से संबंधित है। इन्होंने क्या किया था, तो इन्होंने ये किया था कि पानी की समस्या थी। कौन सी गाँव थी, होलगुंडी गाँव थे कर्नाटक में। होलगुंडी में पानी की समस्या थी। इन समस्याओं को दूर किसने किया था, तो भीम संघ के बच्चों के पंचायत ने किया था। ठीक है, ये बच्चों की पंचायत है, बच्चों की पंचायत के लिए मशहूर है। भीम संघ बच्चों की पंचायत के लिए मशहूर है। ठीक है, इन्होंने ये किया था कि होलगुंडी नामक एक गांव था जहाँ पे पीने के पानी की समस्या थी। इन्होंने उस समस्या को समाधान ढूंढा था। ठीक है, इसलिए बहुत ही विख्यात है। ठीक है, ये प्रश्न में आ सकता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्या कह रहा है। अब रेगिस्तानी ओक, ये तो हर साल पूछता है, हर साल पूछता है, अगले साल भी पूछा था, उससे पहले भी पूछा था। ठीक है, तो देख ले रहे हैं क्या है। कह रहा है रेगिस्तानी ओक ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ये अपनी ऊंचाई के लगभग 30 गुनी जमीन के नीचे फैला रहता है और इसकी जड़ी जो होती हैं जमीन में गहराई तक जाती हैं और जब तक कि पानी ना मिल जाए। ठीक है, इस वृक्ष के ताने, जो तने होते हैं, यहाँ पे तने होगा, वृक्ष के तने में पानी जमा होता है और लोग पतले पाइप डालकर पानी को निकाल लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से प्रश्न, यहाँ पे कई प्रश्न बनेंगे। पहला प्रश्न ये बनेगा कि रेगिस्तानी ओक कहाँ पाया जाता है। ठीक है, पहला प्रश्न ये बनेगा, तो आप कहेंगे कि ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, एक प्रश्न ये बना। दूसरा पूछ दिया जाए कि जो रेगिस्तानी ओक होती है इसकी विशेषता क्या होती है, तो आप कहेंगे कि इसके तने में जो होता है पानी एकत्रित होता है और यहाँ के जो निवासी होते हैं, गांव में रहने वाले होते हैं, उसमें पतली पाइप डाल के, ठीक है, पतली पाइप डाल के पानी को निकाल लेते हैं। ठीक है, अब प्रश्न देखिए तीसरा कैसे बनता है। तीसरा प्रश्न ये बना होता है कि जो जो ओक का वृक्ष होता है, पेड़ होता है, इसकी जड़ें कितनी गहराई तक जाती है। ठीक है, तो आप देखिएगा प्रश्न में लिखा होगा कि 30 गुनी, ठीक है, 30 गुनी अंदर जाती है। ठीक है, अपने से 30 गुनी अंदर, यानी 30 फुट अंदर जाती है जमीन के अंदर, जब तक पानी न मिल जाए। ठीक है, जब तक पानी नहीं मिलता है तब तक ये जाती रहती है। ठीक है, अधिकतर जो होता है पानी का स्रोत ये 25 से 30 फीट के अंदर ही मिल जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से देखिए आप लोगों को 3 प्रश्न मिला, 1 2 3। पहला मिला कि ओक का वृक्ष, जो रेगिस्तानी ओक है, ये कहाँ पाया जाता है, तो आप कहेंगे कि ऑस्ट्रेलिया में। दूसरा कह रहा है कि इसकी जड़ें कहाँ तक जाती हैं, तो आप कहेंगे कि इसकी जड़ें जो थे पानी के तलाश में 30 फुट गहरी तक जाती है। ठीक है, और इसमें इसकी विशेषता क्या होती है। तीसरा ये कहेगा कि इसकी विशेषता क्या है, तो आप कहेंगे कि इसकी जो तने होते हैं इसमें पानी जमा होता है, इसमें पतले जो लोग होते हैं पाइप डाल के पानी को निकाल के पीते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला क्या कह रहा है। अब देखिए यहाँ पे भी महत्व, ये अगली अगली बार प्रश्न आया था। ठीक है, 2018 में ये प्रश्न आया था। ठीक है, देखिए 18 में क्या कर रहा है, 18-19 में आया था ये प्रश्न। ठीक है, अबू धाबी वाला। ठीक है, अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है। यहाँ सिर्फ खजूर के पेड़ दिखाई देते हैं। यहाँ फ्री दिरहम, यहाँ की जो मुद्रा है वो दिरहम है। ठीक है, अगली बार प्रश्न कैसे बना था कि रेत का टीला कहाँ पे है। ठीक है, अब देखिए रेत का टीला अगली बार प्रश्न में पूछा था, हो सकता है इस बार ऐसे पूछ दे। ठीक है, कि अबू धाबी की करेंसी क्या है, तो आप कहेंगे कि दिरहम है। ठीक है, ठीक है, अब पूछ दिया जाए कि उसकी राजधानी कहाँ है, तो आप कहेंगे अरब अमीरात है। लेकिन अगली बार प्रश्न ऐसे पूछा था कि रेत के टीला कहाँ पे हैं, और ऑप्शन में दे दिया था कि रेगिस्तान, दूसरा कह रहा था कि ऑस्ट्रेलिया, तीसरा कह रहा था कि सहारा मरुस्थल, और पहला कह रहा था कि अबू धाबी। तो इसका आंसर जो था अबू धाबी, रेत के टीले के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और देखिए इसकी विशेषता क्या होती है कि यहाँ पे ज़्यादा गर्मी पड़ती है, लोग सूती वस्त्र पहनते हैं, शरीर तथा सिर को ढके रहते हैं तेज धूप से बचने के लिए। ठीक है, आप देखे होंगे जो वहाँ के मौलवी होते हैं, ठीक है, जो वहाँ के अरबिक लोग होते हैं अबू धाबी के, वो लोग अपने सिर को हमेशा बांधे रहते हैं। ठीक है, एक कपड़े से बांधे रहते हैं और उस पर छल्ला लगा होता है। ठीक है, जो वहाँ के लोग होते हैं। ठीक है, और इनकी विशेषता ये होती है कि ये सूती वस्त्र अधिकतर पहनते हैं और यहाँ पे अधिक धूप होती है। ठीक है, तो आपको प्रश्न ये भी पूछ दिया जाएगा कि सूती वस्त्र अधिक कहाँ पहनते हैं, तो आप कह देंगे कि अबू धाबी में। ठीक है, अबू धाबी में। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्या कह रहा है हमारा। अब केरल से प्रश्न ले लिया गया है, तो इसे कैसे छोड़ सकते हैं हम लोग। इस प्रश्न को आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, कह रहा है कि
केरल में घर के आंगन में मसालों का बगीचा होता है और तेजपत्ती, छोटी इलायची, बड़ी इलायची पाई जाती है। ठीक है, अब देखिए केरल की विशेषता क्या है कि यहाँ के जो आंगन होते हैं इसमें मसाले बिछाए जाते हैं। कौन से मसाले बिछाए जाते हैं इसमें? इसमें तेजपत्ता, छोटी इलायची और बड़ी इलायची। ठीक है, इसकी विशेषता अगर प्रश्न पूछ जाए कि छोटी इलायची, बड़ी इलायची, तेजपत्ता कहाँ पे पाया जाता है, ठीक है, तो आप कहेंगे कि केरल में, सर्वाधिक केरल में पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए दूसरा यहाँ पे क्या कर रहा है कि केरल में यहाँ नारियल तथा टेपियोका, ठीक है, टेपियोका बहुत पसंद किया जाता है। टेपियोका जमीन के नीचे पैदा किया जाता है। इस प्रकार ये दोनों घर के आंगन में तैयार किया जाता है। ठीक है, अब देखिए जो नारियल तथा टेपिकोया होती है, ये आप देखे होंगे कि नारियल के समान ही एक और भी पौधा आता है जो छोटा छोटा खजूर की तरह लगा होता है, थोड़ा बड़ा होता है, वो उससे तोड़ा जाता है, अखरोट की टाइप होता है। वो जो होता है केरल में अधिक मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, इसे आंगन में तैयार किया जाता है, यानी उसमें बनाया जाता है। ठीक है, उसमें रख दिया जाता है और उसे फाड़ा जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो लोग बोल सुन नहीं पाते वो विशेष प्रकार के इशारों से प्रेरित करते हैं। ठीक है, प्रेषित करते हैं। जैसे देखिए गूंगे जो लोग होते हैं अधिकतर इशारों के माध्यम से अपनी ज्ञानेंद्रियां जो होती हैं, हाथ पैर चलाना, ये सहसा अवस्था में होता है, उसे वो लास्ट तक चढ़ते हैं। जब तक जीवित रहते हैं तब तक उसी ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करते हैं, यानी अपने हाथ पैर और इशारे का प्रयोग करते हैं। जो बोल नहीं सकते हैं, ठीक है, वो इशारों के माध्यम से बताते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। यहाँ पे देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया कि चूहों में देखने की क्षमता कम होती है परंतु सूंघने, छूने, स्वाद वाली क्षमता बहुत तीव्र होती है। जो चूहे होते हैं इनकी देखने की क्षमता जो होती है बहुत कम होती है परंतु सूंघने और छूने की स्वाद वाली क्षमता बहुत ही तीव्र होती है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे गांधी जी से आ गया एक प्रश्न, तो इनको कैसे छोड़ सकते हैं, इन्हें कौन नहीं जानता। ठीक है, हर लोग जानते हैं गांधी, इन्होंने तो हुई भारत और पाकिस्तान का बंटवारा करवा दिया था, तो इन्हें कौन भूल सकता है। ठीक है, तो देखिए गांधी जी के 150वीं सर्वगांठ के लिए स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत श्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में की थी। अब देखिए यहाँ से प्रश्न कैसे बनेगा। ठीक है, स्वच्छता अभियान की शुरुआत कब हुई थी, तो आप कहेंगे कि 2014 में। अब पूछेगा, देखिए एक प्रश्न ये बन गया कि स्वच्छता अभियान की शुरुआत कब हुई थी, 2014 में हुई थी। अब दूसरा प्रश्न ये बनेगा कि इसके जो शुरुआत किया था इसे किसने किया था, तो आप कहेंगे कि नरेंद्र मोदी ने किया था। ठीक है, अब पूछेगा तीसरा प्रश्न ये पूछ देगा कि ये किसके सर्वगांठ में बनाया गया था। ठीक है, तो आप कहेंगे गांधी के 150 सर्वगांठ के ऊपर, यानी इनके उपलक्ष्य में गांधी जी के 150वीं गांठ के स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत में इसे मनाया जाता है। ठीक है, ये देखिए कह रहा कि यह हमें एहसास दिलाता है कि स्वच्छता हमारी जिम्मेदारी नहीं बल्कि हमारा फर्ज है। सभी का कर्म है कि अपनी गंदगी स्वयं ही अपने साफ करें, दूसरों पर निर्भर न रहें। आप जो भी वस्तुएं को खाते हैं, जो भी प्लास्टिक होता है, जो भी कागज़ होते हैं, उसे कूड़ेदान में रखें, न कि आसपास फेंकें, जिससे गंदगी अगर फैलेगी तो हमारे ही ऊपर, हमारे शरीर पर इसका प्रभाव अधिक पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 4 प्रश्न कैसे बनते हैं, आप लोग एक बार देख लीजिए कि वे जीव बताइए जो सूंघने की शक्ति और छूने स्वाद करने की अधिक होती है परंतु देखने की क्षमता कम होती है, तो आप कहेंगे कि चूहा। ठीक है, अब देखिए एक प्रश्न तो यहाँ से बन गया। दूसरा देखिए कि स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू किया गया था, तो आप कहेंगे कि 2014 में। ठीक है, 2014 में। ठीक है, किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो ये नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू किया गया था। ये किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है, गांधी जी के 150वें सर्वगांठ के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 4 प्रश्न आप लोगों को बन गए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। ये प्रश्न तो पूछा जाता है, हमेशा पूछा जाता है, ये हर प्रश्न लगभग बहुत ही अपनी अहमियत रखता है हर जगह पे। ठीक है, यहाँ पे देखिए लुंग ही फेन, ये डिश है जो सांप से बनाई जाती है। यह डिश हांगकांग में बहुत ही प्रचलित है। ये भारत के ये यहाँ के लोग बहुत ही चाक से खाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि लिंग हु फेन कहाँ की डिश है, तो आप कहेंगे कि हांगकांग। ठीक है, हांगकांग। इस समय हांगकांग का प्रदर्शन बहुत ही तेज़ी से हो रहा है क्योंकि वहाँ के लोग जो है चाइना से आज़ादी की मांग कर रहे हैं। ठीक है, वो अलग देश का दर्जा जो है हांगकांग को, याद रखिएगा, ताइवान और हांगकांग को 14 देशों ने मान्यता दी है कि ये स्वतंत्र देश है। ठीक है, लेकिन चाइना मानता है कि ये हमारा एक अभिन्न अंग है, लेकिन हांगकांग और ताइवान जो है एक अलग देश है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो होता है, ये जो लिंग हु फेन जो डिश है किससे बनाया जाता है, तो आप कहेंगे कि सांप के जूस से बनाई जाती है। और ये कहाँ के लोग पसंद करते हैं, तो आप कहेंगे कि हांगकांग के लोग। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है
यहाँ पे देखिए एक प्रश्न आ गया, विभिन्न राज्यों के प्रकार और घर। ठीक है, असम से बात कर रहे हैं, अगर हर बार ले लिया जा रहा है तो असम को कैसे छोड़ दिया जाए। सभी प्रश्नों में असम को लेना बहुत जरूरी है। यहाँ पर बहुत वर्षा होती है, इसलिए यहाँ पे 10 से 12 फीट ऊंचाई पर घर बनाए जाते हैं। यहाँ बांस के खम्भों पर घर बनाया जाता है और अंदर भी लकड़ी के ही घर होते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे प्रश्न कैसे बनेगा असम से। असम से प्रश्न ये बन पूछता है कि 10 असम के बीच जो घर होते हैं जमीन से कितने ऊंचे पे बनाए जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे कहेगा 10 से 12 फीट ऊंचे बनाए जाते हैं। अब पूछता है कि जो असम में मकान बनाए जाते हैं लकड़ी के, वो उस अंदर के मकान कैसे होते हैं, किस किस वस्तु से बने होते हैं। तो आप कहेंगे कि अंदर के भी मकान जो होते हैं लकड़ियों से बनाई जाती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक प्रश्न, यहाँ दो प्रश्न यहाँ से बना लिंगुफेन से, और दो प्रश्न यहाँ से बना असम से। ठीक है, तो 4 प्रश्न यहाँ पे हो गए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अगर प्रश्न अच्छे लग रहे हो तो एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स में यस करिए। यस करिए तो आगे बढ़ रहे हैं, जल्दी से यस करिए और अपनी संख्या बढ़ा लीजिए, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों को पीडीएफ नहीं मिलेगी। ठीक है, और इसकी साथ लेते चलिए। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं क्या कह रहा है कि मनाली के घर। अब घरों की बात करें तो मनाली को कैसे छोड़ सकते हैं। ठीक है, मनाली की सैर भी कर लेते हैं हम लोग। चलिए, मनाली पहाड़ी इलाका है, यहाँ वर्षा तथा वर्षा, यहाँ पे बर्फ होगा, सॉरी यहाँ पे बर्फ होगा। यहाँ पर बर्फ तथा वर्षा अधिक पड़ती है। ठीक है, यहाँ के जो घर होते हैं पत्थर और लकड़ी के होते हैं। अब देखिए यहाँ से प्रश्न 2 बनेगा, मनाली की विशेषता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछेगा कि बर्फ़ अधिक और वर्षा अधिक होती हैं और उनके घर जो होते हैं पत्थर और लकड़ी के होते हैं, ये कहाँ के मकानों की विशेषता है। तो आप कहेंगे कि मनाली के। ठीक है, प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है कि मनाली के घर कैसे होते हैं, तो आप कहेंगे पत्थर और लकड़ी के बने होते हैं। अब पूछ देगा कि मनाली के पत्थर और लकड़ी के घर क्यों बने होते हैं, तो आप कह सकते हैं कि पत्थर और लकड़ी के लिए घर इसलिए बनाए जाते हैं ताकि यहाँ पे अधिक बर्फ और वर्षा पड़ती है। अब देखिए विशेषता यहाँ पे क्या होती है, कैसे बनाए जाते हैं। जो नीचे का मकान होता है मनाली का, ये पत्थर का बना होता है। ठीक है, और इसके ऊपर का जो मकान होता है वो जो होता है वो लकड़ी के बने होते हैं। ठीक है, तो चलिए आप देख लेते हैं राजस्थान के घर। सभी घरों को ले लिया तो राजस्थान के घरों को कैसे छोड़ दिया जाए। ठीक है, राजस्थान भारत के पश्चिमी भाग में स्थित एक राज्य है। यहाँ वर्षा बहुत कम होती है, खूब गर्मी पड़ती है। ठीक है, यहाँ घर बनाने के लिए मिट्टी का प्रयोग होता है। घरों की दीवारें मोटी बनाई जाती है। छत, जो घर की छत होती है कटीली झाड़ियों से बनाई। अब देखिए 2 प्रश्न तो यहाँ से बना, अब 2 या 3 प्रश्न यहाँ से भी बनेंगे। देखते हैं कैसे पूछ दिया जाए कि अधिक गर्मी अधिक वर्षा कम होती है पर गर्मी अधिक पड़ती है। ठीक है, घर मिट्टी के होते हैं, ये विशेषता कहाँ किस राज्य के है, तो आप कहेंगे कि राजस्थान के। ठीक है, अब ये पूछ दिया जाए कि कहाँ के मकानों के जो घर होते हैं वो मिट्टी के होते हैं तथा मोटी मोटी मिट्टियों से लिपी जाती है, तथा घर जो छत होती हैं वो झाड़ियों की होती हैं। जो छत होती है कटरी झाड़ियों से बनी होती है। तो आप कहेंगे कि यहाँ ये विशेषता है राजस्थान की। ठीक है, ये बहुत ही मोस्ट पार्ट, ठीक है, ये मोस्ट है। ठीक है, मोस्ट एकदम है प्रश्न, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस प्रश्न को। ठीक है, राजस्थान की जो विशेषता होती है इसको आप लोग पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न हो सकता है आ जाए। ठीक है, ये भारत के पश्चिमी भाग में स्थित होता है। ठीक है, इनकी विशेषता क्या होती है, यहाँ की इस राजस्थान की विशेषता क्या है कि यहाँ पे जो वर्षा होती है बहुत ही कम मात्रा में होती है, क्योंकि यहाँ पे रेगिस्तान अधिक होते हैं। यहाँ पे जो होते हैं यहाँ पे पेड़ बहुत कम है, इसलिए बारिश नहीं होती है। लेकिन इनकी जो दीवारें होते हैं, जो घर बनाए होते हैं, ये मिट्टी के होते हैं। ठीक है, मोटी मिट्टियों से लिपे जाते हैं और जो छत होती है कटीली झाड़ियों से बनाई जाती हैं। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, फिर इसके बाद आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, मनाली के घरों की विशेषता यह है कि यहाँ के घर जो होते हैं पत्थर और लकड़ी के बने होते हैं। जो निचला मंजिली होती है ये पत्थर के होते हैं, ऊपरी मंजिले जो होते हैं लकड़ी के होते हैं। यहाँ पे बर्फ और वर्षा अधिक होती है। ठीक है, इसलिए यहाँ के घर जो होते हैं पत्थर और लकड़ी के होते हैं मनाली की। ठीक है, और राजस्थान की जो विशेषता है, यहाँ के घर जो होते हैं ये पश्चिमी भारत में स्थित है। ये यहाँ पे वर्षा कम होती है पर गर्मी खूब अधिक पड़ती है। ठीक है, यहाँ के जो घर होते हैं मिट्टी के होते हैं, मोटी मिट्टी से बनाई जाती है दीवार इसकी, और जो उनके छत होते हैं कटीली झाड़ियों से बनाई जाती हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। और आप लोगों के लिए ये प्रश्न एक रख लिया गया है। ठीक है, ये एक प्रश्न रख लिया गया है, ये टाइप करने में गलती हो गई है। ठीक है, तो मातृभाषा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। ठीक है, इसका आंसर सभी लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से दीजिए कि मातृभाषा का उद्देश्य क्या होता है। इस प्रश्न को आप ही लोगों के लिए रखा गया है कि जो मातृभाषा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। मानसिक विकास के लिए होता है, शारीरिक विकास के लिए होता है, बौद्धिक विकास के लिए होता है, उपयुक्त सभी। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। यहाँ पे देखिए उपयुक्त सभी से आप तात्पर्य नहीं रख सकते हैं कि क्योंकि जो मातृभाषा जो होती है अधिकतर शैशवावस्था में सिखाई जाती है। ठीक है, मातृभाषा का उद्देश्य पूछ रहा है। ठीक है, तो जल्दी से बताइए कि मातृभाषा का उद्देश्य क्या होता है। ठीक है, मातृभाषा का उद्देश्य क्या होता है। मानसिक विकास से होता है, शारीरिक विकास से होता है, बौद्धिक विकास से होता है, या फिर उपयुक्त सभी से। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। आप कौन से प्रश्न पे जा रहे हैं, पहले पे जा रहे हैं, दूसरे पे, तीसरे पे या फिर चौथे पे। जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए आप लोग।
ये आंसर आप ही लोगों के ये प्रश्न जो था आप ही लोगों के लिए था, क्योंकि आप लोग पढ़ते पढ़ते बोरिंग हो गए हैं। तो इसका आंसर आप लोग जरूर बताइए कि मातृभाषा का उद्देश्य क्या है। ठीक है, मानसिक विकास के लिए होता है, शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास, या फिर उपयुक्त सभी। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में। और आप लोगों को बता दें कि जिन भाइयों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी अभी जुड़े हैं, वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आप लोगों की जो मेहरबानी थी, आप लोगों की जो आशीर्वाद था, उससे हमारा जो है 1000 सब्सक्राइबर हमारे पूरे हो गए हैं। ठीक है, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, आप लोग ने जिस तरह से हमारा साथ दिया, आप लोगों के बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, और चलिए आप लोगों को कुछ ही टाइम बाद आप लोगों को, ठीक है, आप लोगों को प्रश्नों की सीरीज रखी जाएगी, टेस्ट सीरीज